बजट ब्रह्मास्त्र, जी हां, इंतजार प्रदेशवासियों का खत्म होने वाला है और चर्चा इस पर लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आज है। 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है पहला पूर्ण बजट और बजट के जरिए आर्थिक रोड मैप तैयार करेगी सरकार। युवा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण पर एक खास फोकस रहेगा। इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर के लिए भी बजट में बहुत कुछ खास होगा। 75,000 नई नौकरियों की घोषणा करने की भी उम्मीद है। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी विधानसभा में पेश करेंगी बजट। आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय भी दिया कुमारी के पास, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त मंत्री के नाते विधानसभा में बजट पेश करेंगी। 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दिया कुमारी और पूरी बजट टीम ने मंत्रणा भी की थी। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दिया कुमारी और पूरी बजट टीम जो है मंत्रालय की फोटो सेशन करती नजर आई, क्योंकि जब पूरा काम जो है वो निपट गया, पूरा लेखा जोखा जो तैयार हो गया बजट का, बस पढ़कर सुनाना है, बताना है कि जनता को अब क्या राहत दी जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। बेहद गंभीरता नजर आई इन दिनों। भजनलाल सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। सरकार बनने के बाद ये तस्वीरें देखिए, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास तस्वीरें राजस्थान वासियों के लिए, क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा। और ये जो अटैची आप देख रहे हैं, दरअसल ये कई मायनों में खास, और जो चर्चा यहां पर हुई दिया कुमारी और मुख्यमंत्री भजनलाल के बीच में, वो वाकई में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दोनों के चेहरे पे मुस्कान नजर आई, हंसते हुए बातचीत की गई। और जब दो दिग्गज इस तरीके से बात कर रहे हैं तो मानिए कि अब वो जनता को भी हंसाने का काम करेंगे। वो भी किस तरह से राहत देंगे, योजनाओं के दायरे को बढ़ाकर, किसान हो, गरीब हो, युवा हो या फिर महिलाएं, इस पर विशेष फोकस, क्योंकि ये अहम जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में कोई जातिवाद नहीं, और अगर जो 4 जातियां हैं वो देश में बस यही हैं और उसी को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार, वो फिर वो किसी भी राज्य में हो, वो करती नजर आ रही है। अब ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कैसा होगा प्रदेश का आज का बजट। ये बेहद महत्वपूर्ण, और इसी पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। ये बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, जनता की नजर में कैसा होना चाहिए पूर्ण बजट, और जनता क्या उम्मीद करती है। चप्पे चप्पे पर, कोने कोने में हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जनता से चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर आपकी नजर में क्या उम्मीद है और उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकता है। आखिर कैसा होगा प्रदेश का आज का बजट, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और बस आकलन किया जा रहा है, लेकिन जब पिटारा खुलेगा तो फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी। चैनल सीईओ पवन अरोड़ा से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने जानकारी दी और कहा, यह बजट विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर तैयार किया गया और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित होगा। पूरा बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों को समर्पित रहने वाला है। पर्यटन विकास पर भी विशेष फोकस रखा गया है इस बजट में। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। आज भजनलाल सरकार का पिटारा खुलेगा। जनता के लिए क्या होगा, आखिर कैसा होगा प्रदेश का आज का बजट। दरअसल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने एक्सक्लूसिवली जानकारी दी है। चैनल सीईओ पवन अरोड़ा से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने जानकारी दी। कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर तैयार किया गया है। अब इसे जरा सोचिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर, फिर साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिस पर ये सेंट्रेड रहेगा। पूरा बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को समर्पित रहेगा। पर्यटन विकास पर भी विशेष फोकस रहेगा और ऐसे में बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है। ऐसे में इससे पहले अंतरिम बजट था लेखानुदान, जिसका नाम दिया गया था, फरवरी में पेश किया गया था। वो पूर्ण इसलिए नहीं था, ऐसा नहीं था कि सरकार नहीं बनी थी, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव थे और इसीलिए कैबिनेट का विस्तार भी होना था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। फिलहाल जो उस बजट में घोषणाएं की गई थी वो आपको एक बार बता देते हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन में इजाफा, महिलाओं, बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपए बढ़े। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई और इसके लिए 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान भी किया गया। बुजुर्गों को रोडवेज किराए में
50% की छूट दी गई। अब विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अपने वरिष्ठ सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, जनता से सवाल कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता के सपने क्या हैं, जनता की उम्मीदें क्या हैं। तो हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से विनोद सिंह चौहान, खास सहयोगी और भी जुड़ेंगे जयपुर से, उनका भी रुख करेंगे। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर हैं राजीव गौड़ जी हैं, और वरिष्ठ सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर भी है जैसलमेर से, अशोक है सिरोही से। तो सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं, राजधानी, वहां के लोग क्या कहते हैं विनोद जी, जरा बताइएगा विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट 11 बजे पेश हो जाएगा विधानसभा में। डबल इंजन की सरकार है, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। हर वर्ग से मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व चर्चा करी है, जानने की कोशिश करी कि आखिर उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट चाहते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, राजस्थान की आवश्यकताएं क्या हैं। और हमारे साथ पूरी टीम है, युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी तबके के लोग यहाँ सिटी पार्क में मौजूद हैं। देखिए जयपुर का सबसे बड़ा पार्क है सेंट्रल पार्क के बाद, और यहाँ हजारों की संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम दादीच है। दादी जी, क्या उम्मीद है बजट से? देखो जी, एक नई सरकार आई है तो लोग इसको कुछ अपेक्षा के साथ यहाँ पे लेके आए हैं, और हमारी सबकी अपेक्षा है कि सरकार को सबसे पहले तो लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले जो योजनाएं चल रही थी उसमें क्या है कि आमजन को स्वास्थ्य से संबंधित कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा, विद्युत के जो बिल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें कटौती की आवश्यकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम वो सोलर वगैरह देंगे, पर वो आम जन तक पहुंच में है नहीं अभी तक। और तीसरी बात है कि युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। जो ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, इसके ऊपर कैसे कंट्रोल करेगी सरकार, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और कैसे फुल प्रूफ इसके अंदर ये बना सकते हैं, वो अगर नहीं होगा तो राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। तो ये बहुत आवश्यक है इसके। युवा साथी भी हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा? सर, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, और सर विशेष रूप से जयपुर के लिए सर एक तो यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक की बहुत खराब व्यवस्था है, और यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ानी चाहिए सर, क्योंकि सीमित संसाधनों में पुलिसकर्मी भी ज़्यादा योगदान नहीं दे पाते ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए। अतिक्रमण, गंदगी और कानून व्यवस्था सर, क्योंकि सीमित संसाधनों में सरकार के पास भी सीमित व्यवस्थाएं रह जाती है, इसलिए पुलिस सुरक्षा को, पुलिस कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कदम उठाए। दूसरे युवा साथी हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहित गुजर है। गुजर जी, क्या लगता है आपको, युवाओं के लिए बहुत अपेक्षा है, क्या मिलेगा? सबसे पहले तो ये जो पेपर लीक माफिया कराने वाले हैं ना, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम तो ये देखते हैं कि हर तो सरकार ने सबको सलाखों के पीछे डाला है, और युवा क्या चाहता है? नहीं, युवा तो यही चाहता है कि उनको रोजगार मिले। और हम तो ये देखते हैं कि जो सरकार पहले, जिस सरकार वो चुनाव आता है उस टाइम तो वो कहते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, और जिस दिन जब चुनाव होता है तब हेडलाइन में आते हैं, उसके बाद में वो माफिया कहीं नहीं दिखाई देते। सरकार जब आती है तो फिर वो दोहराए गए संकल्प पर उनको पूरा करती भी नजर आती है, और वो राहत जनता तक अगर मिलती रहेगी तो फिर वो गुणगान भी होता रहेगा कि हमारी सरकार अच्छी है। खैर, शुरुआती दौर में ऐसा होता है, अभी तो कई वक्त बाकी है, यानी मान के चले कि 4.5 साल बाकी है, लेकिन आज पूर्ण बजट है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है। राजधानी के लोगों को आपने सुना, जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। उनके सपने क्या है पूर्ण बजट को लेकर? देखिए, वरिष्ठ सहयोगी विनोद चौहान ठीक कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी, अब काम करना है, और जनता भी उसी अपेक्षा और उम्मीदों के साथ में भजनलाल सरकार के इस पूर्णकालिक बजट को देख रही है। वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज बजट पेश करेंगी। महिलाओं को खासी उम्मीद है, एक महिला बजट पेश करने जा रही है, तो समझा जा सकता है। इस वक्त अगर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर संभाग में सबसे बड़ी बात है कि रिफाइनरी जो है उसमें भर्ती को लेकर के काफ़ी संभावनाएं हैं। जो ग्वारगम इंडस्ट्री है वो पलायन हो रही है, उसको लेकर के उम्मीदें हैं, लेकिन जनता क्या सोचे? टूरिज्म की बात करें, वन्य जीव क्षेत्र की बात करें, यहाँ नए इंस्टीट्यूट की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की, बिजली की, चिकित्सा की बात करें, वो तमाम मुद्दे हैं कि जनता क्या सोचती है। जनता से बात करें, क्या उम्मीदें इस बजट से है? आज भजनलाल सरकार का पूर्णकालिक बजट पेश किया जा रहा है। अब डबल इंजन की सरकार चुनी है तो उम्मीद तो बहुत है, काम होना चाहिए, पुरानी योजनाएं जो हैं उसको और उचित तरीके से पेश की जाए,
जोधपुर के लिए चिकित्सा क्षेत्र में जो चीज़ और चाहिए वो ज़रूरी है। सबसे बड़ा मेडिकल खर्च ही है जनता का, वो उसको ढंग से प्रेषित करे तो जनता को बहुत आराम मिलेगा। कैसा बजट होना चाहिए? बजट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। क्या किस रूप में देखते हैं आप? यूथ हैं, आपको लगता है कि जो रोजगार है वो उसके अनुरूप बजट होना चाहिए? रोजगार के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, वैकेंसी लानी चाहिए गवर्नमेंट को। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है जोधपुर, तो मेट्रो का होना चाहिए, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना चाहिए जोधपुर को। क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं? थोड़ा ट्रैफिक में सुधार, जीएसटी कलेक्शन में थोड़ा सुधार होना चाहिए। जीएसटी का भी बहुत पेज मतलब यूँ वो कर रखे हैं तकलीफ वाले, क्योंकि समझ में नहीं आया। सरलीकरण होना चाहिए थोड़ा। इस बजट से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है जी सरकार में अस्पताल ज़्यादा होने चाहिए। आजकल लोग मतलब छोटे से लेकर बड़े जब देखो वो बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे भी शुगर के मतलब वो हो रहे हैं बीमार, तो अस्पताल ज़्यादा होना चाहिए, सुविधा ज़्यादा। कैसे देखते हैं जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला, क्यों, क्या उम्मीद आपको है? इस बार एलिवेशन रोड भी होना चाहिए। इस बार ये जो बजट है ये युवाओं के लिए है, नौकरियां लगने की है इस बार, और वृद्ध पेंशन जो है ये बढ़ा रहे हैं। ये आपने जो रोडवेज की है इसका इन्होंने। विनोद जी के पास शायद कोई अपडेट है। ओवर टू यू विनोद जी। पहुंच गया ना जी? देखिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी साथ हैं। विकास जी, देखो क्या लगता है आपको बजट में क्या कुछ मिलेगा रास्ते? देखिए विनोद जी, आज का जो बजट है उसको लेके अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। कोई इसको लोक लुभावना बजट बता रहा है, कोई इसको उम्मीदों का बजट बता रहा है, लेकिन बेसिकली आज का जो बजट है वो मैनेजरियल बजट कहलाएगा। क्योंकि देखिए जब भी सरकार आती है, नई सरकार आती है, तो उनके पास एक बहुत बड़ी चुनौती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ी चुनौती होती है। और वो चुनौती से इस वक्त राजस्थान की सरकार भी जूझ रही है, चाहे वो बात करें बिजली कंपनियों की, चाहे बात करें वो मेडिकल सेक्टर की, चाहे वो बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की। ज़रूरतें बहुत सारी है, लेकिन उसके हिसाब से फाइनेंस की जो है वो मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी वजह से ये जो बजट है, मुझे लगता है ये जो बजट आएगा इसमें हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए कुछ जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जिनका तत्काल समाधान होना चाहिए, उन चीज़ों पर फोकस करते हुए घोषणा की जाएगी। और साथ में लॉन्ग टर्म का प्लान बनाया जाएगा कि लॉन्ग टर्म में किस तरह से राजस्थान की जो इकोनॉमी है, राजस्थान का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, ताकि अगले 2 से 3 साल में हम वो विजन दे सके राजस्थान के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि हम 10 साल 25 साल का जो विजन है, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं राजस्थान का, वो कैसे तैयार होगा, उसका बजट में झांकी जो है वो दिख सकती है। दिया कुमारी कह चुकी हैं कि 2047 को ध्यान में रखते हुए बजट की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि लॉन्ग टर्म फायदा मिल सके। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं आपको, ये जो बजट है ये भजनलाल सरकार का एक ब्लूप्रिंट होगा कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, हमारा विकास का पैरामीटर क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा विचार क्या है, और उस हिसाब से इस बजट को किया जाएगा। साथ में देखिए विनोद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है केंद्र का बजट बाद में आएगा, राजस्थान का बजट पहले आ रहा है, तो इसलिए वो चीज़ें भी मैनेज की जाएगी कि किस तरह से केंद्र के बजट में जो चीज़ें शामिल की जानी है उनको इस बजट में पहले से कॉर्पोरेट किया जाए और उसको उससे एसोसिएट किया जाए। बात करें अगर सेक्टर वाइज की, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या है वो जयपुर के लिए वो ट्रैफिक की समस्या है कि ट्रैफिक का मूवमेंट, क्योंकि विकास काफ़ी किया गया है, डेवलपमेंट काफ़ी किया गया है, लेकिन अभी तक भी वो ट्रैफिक से निजात नहीं पा रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म के रूट बात कही है वो अपने आप में उसके कई मायने हैं। व्यवहारिक एक मैनेजमेंट के तौर पर देखा जाए तो वो बजट हो सकता है, लोक लुभावना इसे नहीं कहा जा सकता, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या जनता इसके लिए तैयार है, ये जानना बेहद जरूरी है। और ऐसे में जैसलमेर का रुख कर लेते हैं। सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यवीर, जरा बताइएगा किस तरीके की समस्याएं जैसलमेर में आज भी बनी हुई है, जिसके लिए कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन होता नहीं है। तो अब जब पूर्ण बजट होगा तो किस तरह की उम्मीद नजर आती है यहां पर? जी पूनम जी, जिस तरीके से आज भजनलाल सरकार का फुल बजट है वो पेश होने वाला है, और फुल बजट पेश में सीमावर्ती जिले जैसलमेर के बासिंदों को है वो बहुत उम्मीद है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उम्मीदों के कयास हर बार बजट में लगाए जाते हैं, लेकिन उम्मीद है वो लगातार जिस तरीके से धरातल पर है वो टिक नहीं पाती है। लेकिन भजनलाल सरकार का जिस तरीके से है पहला फुल फ्लैश बजट है, तो ठेठ ढाणी और कस्बे वासियों को कई उम्मीदें हैं कि कई चिकित्सा, शिक्षा या पर्यटन के क्षेत्र में है, कई हैं वो अन्य कार्य है वो हो सके। हम सुबह सुबह जिस तरीके से जैसलमेर के खेल मैदान में खड़े हैं, जहां मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं, और लगातार जिस तरीके से आज सुबह से ही है वो बजट को लेकर है वो काफी चर्चाएं चलती हैं। लोगों से बात करते हैं, ठेठ सीमावर्ती जिला जैसलमेर है, क्या उम्मीद है वो आज बासिंदों को है वो पूरी होने की उम्मीद है? जैसा कि भजनलाल जी सरकार का सबसे पहला बजट है, हमें पूरा विश्वास है कि भजनलाल जी सरकार
अपनो अग्रिम राजस्थान का जो नारा दिया है, आम जन के साथ जो भजन लाल जी का स्वभाव है, हमारे वित्त मंत्री और भजन लाल जी, दिया कुमारी जी से हमें बड़ी उम्मीद है। हम सीमांत जिले पे बैठे हैं, बॉर्डर पे, हमें यहाँ पर्यटक पे निर्भर है, हम खेती बाड़ी पे निर्भर है, नहर पे निर्भर है, ऐसी कई सुविधाएं हैं। बाड़मेर जैसलमेर की भी उन्होंने बीच में जिक्र किया था। बाड़मेर जैसलमेर जो हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा रण पड़ा है, रण में भी ऐसे कई उद्योग लगेंगे, वैसे हमारे सीमेंट की फैक्ट्रियां लग रही है, विंड मिल लग रहे हैं, ऐसे और भी कई उद्योग में बढ़ावा मिलेगा। मूलभूत सुविधा से हम वंचित हैं ढाणियों में, उनको भी इस बजट में रखा जाएगा। मेन यही कारण है कि आम जन गरीब को गणेश मान करके जो वंचित लोग बैठे हैं उनको इस बजट से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार और राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार जो हमेशा कहती है वो करती है। आज हमें लगा है कि हमारे को जो उम्मीद है, उम्मीद में बजट खरा उतरेगा। जैसे हमारी यहाँ की समस्या है मूलभूत जो पानी की, लाइट की, उसमें भी कहीं ना कहीं इस बजट में मिलेगा। पर्यटक में निर्भर है, पर्यटक में बढ़ावा मिलेगा। और हमारे मंडी है, जो मंडी के भी हमने यहाँ के स्थानीय विधायक जी से लिख के दिया था, और हमारे को पूरा विश्वास है कि बजट में जैसलमेर को विशेष पैकेज मिलेगा। बिल्कुल, जैसलमेर को विशेष पैकेज की उम्मीद है, वो आज के दिन लगाए दे रहे हैं। खेलों के मामले की अगर बात की जाए तो खेलों में किस तरीके से जैसलमेर में चीजों की आवश्यकता है? जैसलमेर में खेल विकास की महती आवश्यकता है। यहाँ खेल मैदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में बने, ये हर खिलाड़ी की अपेक्षा है। और राजस्थान में जब भी भाजपा की सरकार आई है, चाहे भैरव सिंह जी से लेकर आज भजन लाल जी की सरकार है, हर दलित, शोषित और आम व्यक्ति को ये आशा रहती है और अपेक्षा रहती है कि इस बजट में और इनके बजट में, इनके कार्यकाल में समूहमुखी विकास होगा। हर क्षेत्र को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, सबके लिए कुछ न कुछ योजनाएं लाई जाएगी और उनकी अपेक्षाएं पूरी की जाएगी। क्योंकि भाजपा सरकार जब भी राजस्थान में आती है तो उनके प्रति लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल, आज के दिन भजन लाल सरकार से काफी उम्मीदें हैं। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? युवा वर्ग है, काफी युवाओं को बेरोजगारी का जिस तरीके से सामना करना पड़ा आज, तो किस तरीके से युवा वर्ग है वो उम्मीद लगा के बैठा है? जैसा कि भजन लाल जी सरकार ने अभी कह रहे हैं कि जो काफी विकल्प उनके लिए खोले जाएंगे, तो युवाओं में काफी उत्साह है कि सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। 70,000 से ज्यादा उन्होंने घोषणा की है कि वो सरकारी नौकरी की करेंगे, तो उससे युवाओं में काफ़ी जोश है। उम्मीद भी है कि उन्हें काफ़ी विकल्प मिल जाएंगे। सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट नौकरी, जैसे जैसलमेर है, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ वगैरह कुछ खुलेगी, तो उसमें भी प्राइवेट नौकरी के काफ़ी विकल्प मिलेंगे। युवाओं में काफ़ी उत्साह लग रहा है। बिल्कुल, युवाओं में काफी उत्साह है। कुछ अन्य लोगों से बात करते हैं। सीमावर्ती जिला जैसलमेर है, खेत, गाँव और ढाणियाँ पड़ती है, तो क्या उम्मीद लगाते हैं इस बजट में? डबल इंजन की सरकार है, जैसलमेर वासियों को भी उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे जैसलमेर पिछड़ा जिला है, यहाँ पर आज भी सड़क, अस्पताल और स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, गांव ढाणी तक सड़क, पानी और शिक्षा और ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं। सूर्यवीर, बहुत अहम बातों का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। पिछड़ा इलाका है, बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने कही, लेकिन दरकार बहुत ज्यादा। जैसलमेर एक ऐसा इलाका जहां पर टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन क्या देखकर जाएंगे? सैंड ड्यून्स देखकर जाएंगे, बॉर्डर एरिया देख के जाएंगे, तनोट माता मंदिर आते हैं, इसके अलावा और हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है। लेकिन वहां की जनता बहुत सारी चीजों के लिए त्रस्त है। सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यवीर, आप बने रहिएगा क्योंकि और भी खास जानकारी आपसे लेनी है। सिरोही का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अशोक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिरोही की जनता क्या चाहती है, अशोक जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मिली जुली आ रही है। कोई कह रहा है कि बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, कोई कह रहा है कि ज्यादा राहत नहीं है, व्यवहारिक होगा ये। तो आपको क्या लगता है और जनता क्या सोचती है सिरोही की? बिल्कुल, मैं श्वेता बताना चाहूँगा, पूनम बताना चाहूँगा कि यहाँ मैं गोली चौराहे पर जिला मुख्यालय है वहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर जो आम जो जनता है उनसे बात करेंगे। हालांकि अपन यहाँ ये देखेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार है उनसे क्या फ़ायदा है, क्या भी जो पूर्ण बजट पेश होने वाला है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं। हम जो आम जो व्यक्ति हैं उनसे जानने के, भाई साहब क्या उम्मीदें हैं बजट पेश हो रहा है उसको लेकर? बजट को लेकर तो उम्मीदें बहुत सारी हैं। कोई जैसे खाने पीने में सस्ती हो, महंगाई वो है बहुत बढ़ गई है, वो थोड़ा सस्ता हो जाए। पानी की समस्या है, वो भी उसका कोई निवारण हो जाए तो अच्छा रहता है। और आपको क्या, जैसे आप चाय की छड़ी चलाते हो, तो आपको और क्या
सिरोही जिले के लिए तो देखो वैसे तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन एक साथ सारा ही निपटारा नहीं हो सकता, धीरे धीरे सरकार कर सकती है। जैसा कि पानी नहीं है लेकिन बहुत कमी है, पानी की कमी का वो हो जाए तो अच्छा। पानी की कमी यहाँ पर है, देखी जा रही है। जाती हम एक युवा है, आपको क्या सिरोही को लेकर बजट पेश हो रहा है, उसको लेकर क्या उम्मीद है? आज बजट पेश हो रहा है, उसको लेकर क्या है वो समस्या है? चलो हम एक यहाँ पर दुकानदार है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं। भैया जो आज बजट पेश हो रहा है उसको क्या लेकर चलो पूनम, जो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, वो काफ़ी सिरोही जिले को भी कहीं ना कहीं बजट को लेकर जो काफ़ी यहाँ पर उम्मीदें हैं लोगों को, तो कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कोई ना कोई सिरोही को लेकर भी राहत देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा। अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से जोधपुर का। राजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी लगातार विस्तार से जानकारी दे रहे थे, जनता से सवाल कर रहे थे, लेकिन वही चीज आ जाती है कि जनता क्या उस चीज के लिए तैयार है जो सरकार सोच रही है? क्योंकि आने वाले समय में ज्यादा चुनौती नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, अभी केंद्र का बजट भी आना है, लेकिन राजस्थान का ये पूर्ण बजट भजनलाल सरकार का कई मायनों में खास है और जोधपुर के लिए भी खास है। तो ऐसे में जरा ओवरऑल बताइए कि क्या चाहती है जनता और क्या होना चाहिए यहां पर आपकी नजर में? देखिए पूनम, अगर इसको लबोलबाब इस बजट को समझें तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होने के बाद में अब तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में साफ हो चुकी है। और अगर बात राजस्थान की करें, कड़ी से कड़ी और डबल इंजन सरकार की जब बात कही जा रही तो बीजेपी की सरकार से उम्मीदें बढ़ जाती है। क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, वित्त मंत्री के रूप में जब आप बजट पेश करेंगे, कल जिस तरह से चर्चाएं भी हुई है, और सबसे बड़े था हमारे जो सीईओ पवन अरोड़ा ने जिस तरीके से दिया कुमारी चर्चा की है, विकास को ध्यान में रखकर, विजन 2047 को ध्यान में रखकर ये बजट पेश होने वाला है। लेकिन जोधपुर की जनता क्या सोच रही है, बात करते हैं। सर, आपसे बात नहीं हुई थी, आप बताएं कैसा होना चाहिए बजट? जोधपुर में युवा शिक्षित है, वो बेरोजगार है, और रोड का काम नहीं है, पानी नहीं है, किसान बिजली वगैरह कोई फसल वगैरह नहीं होती है, न पूरी बिजली मिलती है, और सब काम अच्छा होना चाहिए। बेरोजगार ज़्यादा है, युवा शिक्षित। हाँ। कैसे देखते हैं सर, आपने भी काफ़ी उम्र ली है, आपको लगता है कैसा होना चाहिए बजट? बजट में सबसे ज़्यादा युवाओं को युवा और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा सिस्टम में दूसरा जोधपुर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम की। जो भी रोड बनती है उसके पास नाली नहीं बनाते हैं, और फुट ओवरब्रिज भी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जोधपुर में कहीं पे भी फुट ओवरब्रिज नहीं है और ट्रैफिक का बहुत दबाव बढ़ चुका है। कैसे देखते हैं, किस तरह का होना चाहिए बजट? सर, हम मंडी के हैं, हमें मंडी में जैसे मंडी के आइटम है ना, जिन आइटम गंवार है, इनमें कृषि दूसरे राज्यों के तुलना में यहाँ पे मतलब कृषि मंडी बहुत है, 2.60 है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि यहाँ की कृषि मंडी ख़त्म करे, जिससे हमारा व्यापार बढ़ सके, नहीं तो पूरा व्यापार ख़त्म हो रहा है, जैसे गंवारगम इंडस्ट्रीज है, कुछ भी है। और दूसरी चीज़, हम ट्रैफिक के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक पूरा जाम रहता है, रोडें सही है नहीं, जगह जगह खड्डे हैं। तो वो गवर्नमेंट से हम अनुरोध करते हैं थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह इसको सही रूप से सुधार किया जाए। सर, आप क्या मानते हैं कि वाकई एक ट्रैफिक को लेकर के, एलिवेटेड रोड के लिए उससे बातें कागजों में चल रही है, कुछ हो नहीं रहा? आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या से राहत मिलेगी? ये बहुत बड़ी समस्या है, और अब डबल इंजन की सरकार है। चूँकि हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने ये पहले घोषणा की थी कि एलिवेटेड रोड बनानी है और बन रही है, तो अब इसके बारे में जो सर्वे चल रहा था, अब वो सर्वे पूरे करवा के और इस रोड को बनवाने, इस 5 साल में एलिवेटेड रोड बनवा के, और जोधपुर की जनता को बहुत बड़ा एक देखिए पूनम, जो बड़ी समस्या निकल कर के आई है, जिसे ग्वारगम इंडस्ट्री पलायन करी है, वो दूसरे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ के जो व्यापारी हैं वहाँ पलायन करें क्योंकि टैक्स ज़्यादा है। तो एक तो ये उम्मीद है, पिछले दिनों जिस तरीके से यहाँ के मंडी व्यापारियों ने श्रेयांश बेहतर सेक्रेटरी और उन्होंने एक मांग उठाई थी, एक तो उस पर उम्मीद है। दूसरी उम्मीद यह भी है कि एलिवेटेड रोड को लेकर के कोई बजट दिया जा सकता है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का जो तीसरा फेज है उसको लेकर के घोषणा की। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आज भी ऐसे गाँव ढांचे
ढाणियां जहां पानी नहीं पहुंचा है। पिछले दिनों हमने जब चीफ इंजीनियर माथुर से बात की थी, उन्होंने कई सारे नाम गिनाए थे। देखिए वो मसौदा हो सकता है। और उसके अलावा अगर मोटे बात करें तो जिन गांवों में ढाणियों में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं पहुंची है, एक सर्वे रिपोर्ट जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी वर्गों से जानकारी ली है, चाहे लघु उद्योग भारती के घनश्याम ओझा की बात करें या जोधपुर के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री MIA की बात करें, GIA की बात करें, सभी से बातचीत की तो उम्मीद करते हैं कि जो लबोलबाब जो पूरे राजस्थान प्रदेश के हित में ऐसा कैसे फैसला हो सकता है। एक महिला हमारे साथ जुड़ रही है, महिला से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आज एक महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगी दिया कुमारी, क्या उम्मीदें आपको हैं? मेरा नाम सोनिया तापड़िया है, मैं जोधपुर से हूँ और मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि ये नशा मुक्ति नहीं करे। यहाँ बहुत ज़्यादा नशा मुक्ति का हो रहा है, जगह जगह विद्यालयों में भी छोटी छोटी जो लड़कियाँ हैं वो नशा के लिए अग्रसर हो रही है। तो ये जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाए और इनको शिक्षित किया जाए। इसके अलावा हमको यहाँ जगह जगह शौचालय की व्यवस्था भी की जाए। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जोधपुर में, तो इसकी भी व्यवस्था की जाए। बस मैं इतना ही। नशा मुक्ति केंद्र और शौचालयों की व्यवस्था, ये वो मुख्य वजह हो सकती है जिस वजह से महिला परेशान हो सकती है, घर चलाना भी। लेकिन ऐसे में अगर घर में कोई मेन पर्सन नशा करता हो तो फिर उसकी चिंता बननी जायज है। बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, जब पब्लिक प्लेस पर जाते हो तो शौचालय होना चाहिए। अब ऐसी उम्मीदें करती है महिला, और एक महिला होने के नाते उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त मंत्री के तौर पर आज बजट पेश करेंगी, तो फिर कितनी उम्मीदें पूरी होती है महिलाओं की, ये आज देखना होगा। वक्त 11 बजे का, उसके बाद पढ़ा जाएगा बजट। विनोद सिंह चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए राजधानी जयपुर से हमारे वारिस योगी, बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश भर के कोने कोने से हमारे वारिस योगी जनता से पूछ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। विनोद जी, आप लगातार राजधानी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। राजधानी के लोग थोड़े से इस पावर में रहते हैं कि यहां पर तो सरकार है, यहां तो विधानसभा है, बजट पेश किया जाएगा, राजधानी को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपकी नजर में जरा बताइएगा, राजधानी को किसकी दरकार है, क्या मिलना चाहिए, ओवरऑल राजस्थान में क्या होना चाहिए? देखिए, राजस्थान के कोने कोने से हमने बात करी, लेकिन राजधानी में सबसे बड़ी समस्या है यातायात दबाव की। जिस तरीके से शहर विस्तार ले रहा है, देखिए बिजली पानी के बाद यहाँ जो सबसे बड़ी दरकार है वो यातायात व्यवस्था की है। जिस तरीके से युवा बुजुर्ग, सबसे बातचीत में एक ही बात सामने आई कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। और देखिए सभी वर्ग हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज पांडे। पांडे जी, देखिए पूरे राजस्थान भर से अलग अलग जिले से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई, राजधानी को क्या मिलना चाहिए? देखिए, हमारे जो भजनलाल सरकार है उसकी सीधी सोच है, जो 2047 का विकसित भारत का सपना हम है, उसको डबल इंजन की सरकार है। और जो आप यातायात की बात कर रहे थे, तो आपको बता दूं एलिवेटेड रोड की जो आम जनता की मांग है उसको शायद CM साहब पूरा कर सकते हैं। हमारे जो ये CM साहब का गृह क्षेत्र है, यहाँ न्यू सांगेर रोड पर मेट्रो ट्रेन की संभावना भी जो जताई जा रही है वो भी हमको मिल सकती है। सांगेर वासियों की अच्छी सौगात हो सकती है। और जैसा कि जो भजनलाल सरकार ने पिछले 5 मंथ में जो कार्य किए हैं वो बड़े ही काबिल तारीफ हैं। उनको जैसे कि अब तक आपने देखा होगा कि पेपर लीक माफिया पर कभी भी कार्रवाई नहीं होती, तो अब तक आप 108 लोगों को हम उसमें गिरफ्तार हो चुके कुछ युवा। क्या शुभ नाम है आपका? रामबाबू फलोदिया एडवोकेट जी। देखिए, राजधानी को किस चीज की दरकार है, केवल एक पॉइंट। राजधानी को सबसे ज्यादा जो आज यातायात और बेरोजगारी, दोनों मुद्दे जयपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बेरोजगारी तो पूरा राजस्थान का मुद्दा, लेकिन ये क्योंकि हम राजधानी में बैठे हैं तो यहीं से बेरोजगारी पूरे राजस्थान में चलती है, यहीं से इसका विकास का जो पैमाना बनेगा वो जयपुर से ही बनेगा। आपका क्या शुभ नाम है? सुमित शर्मा नाम है मेरा। सुमित जी, क्या दरकार है राजधानी को? मुख्यतः जो हमने पहले से क्षेत्र डेवलप किए हुए हैं, जैसे सीज है, और हम जो दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपन बातें करते हैं, जैसे गुजरात में डेवलप हुआ है या पुणे है, हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सरकार कदम उठाए जो कि यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं या जो लोकल यहाँ के बच्चे हैं उनको यहीं पे ही नौकरी मिले, उनको जयपुर छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। अगर वो कहीं जा रहे हैं तो ये दोनों तरह से हमारे लिए तकलीफ है। दूसरी पहली बात तो हमारे इकोनॉमी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं डेंट आता है। दूसरा ये कि यहाँ पर अगर बच्चे बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पर एकांकी परिवार बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि कारण है कि यहाँ पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा जो सबके महत्वपूर्ण विषय आता है वो यातायात की दृष्टि से भी आता है।
जैसे टोंक रोड ले लीजिए या लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने बहुत अच्छे कदम भी उठाए हैं इस क्षेत्र के अंदर। जैसे हमने पढ़ा कि वो DPR वगैरह लेकर आ रहे हैं मेट्रो के लिए, अलग अलग जगह पे जहाँ से जितना ज़्यादा यातायात का सार्वजनिक यातायात की सुगम व्यवस्था बनेगी उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ पर उद्योग क्रांति भी बढ़ेगी और रोजगार क्रांति भी बढ़ेगी। जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा उतना है। तो ये मुख्यतः ये दो मुद्दे हैं। क्या शुभ नाम है सर आप? मेरा नाम अरविंद कथूरिया है। कथूरिया जी, क्या दरकार है आपकी? सर मेरी दरकार ये है कि पूरे मानसरोवर में और राजधानी के अंदर जो पार्किंग की या यातायात की समस्या है उसको शीघ्र सोल्व किया जाए, जिससे कि यहाँ मानसरोवर में काफ़ी स्कूल्स हैं। अगर उस वक्त आप छुट्टी के टाइम देखें तो बच्चों का बड़ा रिस्क रहता है जब वो क्रॉस करते हैं। आप मानते हैं डेवलपमेंट तो तेज़ी से हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं? सर ये जो जिस प्रकार से ये बनाया मानसरोवर, उस हिसाब से ये जो सड़कें हैं वो छोटी होती जा रही हैं, क्योंकि इसमें व्यावसायिक जो हैं गतिविधियां ज़्यादा हो रही हैं और पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। देखिए बिल्कुल मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की सामने आ रही है और विकास बिल्कुल हमने सुना, दर्शकों तक पहुंचाया। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि कुछ बातें निकल कर आई है। जो ट्रैफिक की समस्या है, सड़कों की समस्या है, गड्ढे जो हो रहे हैं, इसके अलावा विकास और रोजगार की जो बात की है, ये सिर्फ राजधानी नहीं, राजस्थान, पूरे राजस्थान की जनता ये चाहती है, क्योंकि विकास तो हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। और विनोद जी, आपसे ये समझना चाहेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ रोजगार बढ़ा दिया जाता है, ये बढ़ाने की बात होती है, लेकिन अगर रोजगार होगा तो फिर दूर दूर से भी लोग आएंगे, जो प्रवासी गए हैं वो भी वापस लौटेंगे, तो फिर उसी तरह की सुविधाएं क्यों नहीं मिलती हैं उनको? जी बिल्कुल, देखिए एक आंकड़ा भी सामने आया था कि 23-24 में 4.5 करोड़ रोजगार दिए गए हैं पूरे देश भर में। ये अच्छी बात थी, एक आंकड़ा बड़ा सामने आया और इससे राहत भी मिली। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि यहाँ से जो पलायन हो रहा है, जो विदेशों में जा रहे हैं युवा रोजगार के लिए, अगर यहीं वो संभावनाएं तलाश करके रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए तो देखिए जिस तरीके से हर एक का कहना है कि अब एकांकी परिवार बढ़ते जा रहे हैं। 60 साल के बाद वो माँ बाप जो अपने बेटी या बेटे के साथ रहने की इच्छा जाहिर करते हैं, उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनका भी एकांकीपन और बढ़ता जा रहा है। इसीलिए देख लिए घटनाओं को अंजाम भी मिल रहा है। और ओवरऑल बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विकास भी है। विकास जी, राजधानी की क्या दरकार है? देखिए विजन जी, बताया आपको राजधानी के अंदर 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे अगर फोकस किया जाएगा बजट के अंदर तो ये कह सकते हैं कि राजधानी के लिए एक बड़ा सौगात मानी जा सकती है। पहली, ट्रैफिक की जिसने आप बात की, ट्रैफिक का जो विकल्प है वो तलाशना पड़ेगा कि किस तरह से किस जगह किन रोडों पे लोड है और वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या प्लान, जिसमें कि एलिवेटेड रोड, मेट्रो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना की बहुत महत्वपूर्ण दरकार है और संभवतः उसका इस बजट के अंदर समावेश हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात है चिकित्सा क्षेत्र। देखिए आप कह रहे हैं कि युवाओं का पलायन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके साथ ही जो व्यक्ति जयपुर के अंदर अपना घर बना के रह रहा है उसके लिए मूलभूत सुविधाएं बहुत जरूरी है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो परिवहन की हो। ये 4 चीज़ें हैं जिन पर वो फोकस रखता है और अगर ये सुविधाएं यहाँ मिलती है तो वो काफ़ी हद तक अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। अगर बात करें जैसे चिकित्सा की, तो चिकित्सा में जयपुर में SMS अस्पताल जो एक सेंटर बन के रह गया है चिकित्सा का, अगर किसी के पास बीमारी हो, किसी के पास कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो झोटवाड़ा में रहने वाला हो, चाहे वो मानसरोवर में रहने वाला हो, उसको जाना पड़ता है SMS में। विकल्प छोटे छोटे बहुत हैं लेकिन कह सकते हैं उनका बेहतर विकल्प नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज बड़ी घोषणा हो सकती है जिसमें कि जयपुर दक्षिण के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा अस्पताल, 300 बेड अस्पताल जो है उसकी परिकल्पना तैयार हो चुकी है, उसकी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा सैटेलाइट हॉस्पिटल, अलग अलग जगह पे सैटेलाइट हॉस्पिटल जो कि SMS का लोड कम करेंगे और साथ में वहाँ पे बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। तो इस तरह का एक उम्मीद है बजट के अंदर। इसके अलावा तीसरी बात करें बिजली की, बिजली में हालांकि जिस तरह के कटु अनुभव इस वक्त सरकार ने भी झेले हैं, जनता ने भी झेले हैं। आप देखिए पिछले दिनों जब भीषण गर्मी पड़ी तो पूरा सिस्टम जो है वो हाथ में लग गया था, तो उसको उस सिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की मदद से बड़ी योजना लाई जा सकती है, जिसमें 10,000 करोड़ के आसपास का बजट जो है प्रावधान रखा गया है कि 10,000 करोड़ के आसपास के बजट के अंदर बिजली का तंत्र जो है उसको सुदृढ़ किया जाएगा। वो एक प्लान हो सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्लान ये भी हो सकता है कि जो पानी की जो पाइपलाइन है, पानी का जो सेक्टर है, उसको इस तरह से घर घर तक पानी पहुंचे, उसको लेकर के भी बजट के अंदर उम्मीद है। देखिए पूनम, एक सबने अपनी अपनी बातें बताई, हर वर्ग ने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन किसानों के लिए बड़ी बात यह है कि भजनलाल सरकार पेयजल प्रबंधन
प्रबंधन पर काम कर रही है। यमुना जल समझौता हुआ, ERCP का काम आगे बढ़ा है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, जिसके 3 बड़े प्रोजेक्ट की आज घोषणा संभव है। वाटरवे प्रोजेक्ट अपनी गति पकड़ रहा है, जिसकी DPR की घोषणा संभव है। तो किसानों के लिए भी सरकार बहुत कुछ देने वाली है। 11 बजे निगाहें गड़ी हैं, 11 बजे पे जिस तरीके से बजट, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो झलकी दिखानी थी वो फरवरी लेखानुदान में सरकार दिखा चुकी है। फिल्म अभी बाकी है, 11 बजे सब कुछ साफ हो जाएगा।